हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। मैं मोहित जिंदल इस वीडियो में लेकर आया हूं सेक्युलरिज्म एज अ कॉन्सेप्ट की डिस्कशन। इसके ओरिजिन्स क्या हैं, इसके इश्यूज क्या हैं। दोस्तों, मेरा जो लास्ट वीडियो था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वर्सेस एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, उस पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का और उसमें काफी बच्चों ने ये मुझे कहा कि सेक्युलरिज्म पे एक वीडियो लाई जाए। तो दोस्तों, सेक्युलरिज्म का थोड़ा सा हिस्टोरिकली कॉन्सेप्ट जानेंगे रादर देन गोइंग इनटू द पोलराइज्ड डिबेट जो आज के टाइम पे चल रही है। मैं बहुत ही फैक्चुअली आपको थोड़ी सी फैक्चुअली और कंसेप्चुअली थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूं कि सेक्युलरिज्म क्या होता है, इसका ओरिजिन क्या हुआ, इसके कंटेम्पररी इश्यूज क्या हैं, इंडिया में क्या डिबेट चल रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है मेरी इंट्रोडक्शन और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप से। दोनों का ही नाम आईएएस प्रेप विद मोहित है। इसके अलावा इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। मेरा हैंडल है जिंदल8 मोहित। तो दोस्तों, ये इस लेक्चर डिस्कशन जो है हमारी उसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्युलरिज्म का ओरिजिन क्या है और इसमें स्पेशली हम तीन चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले इसके ओरिजिन्स 30 इयर्स वॉर के अंदर कैसे थे, पीस ऑफ वेस्टफेलिया क्या था, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म कैसे डेवलप हुआ, उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, जो सेक्युलरिज्म एज अ टर्म है ये किसने कॉइन किया और कब किया और क्यों किया, फिर इंडिया के अंदर ये आइडियोलॉजी जो है इसके अराउंड क्या डिबेट चली, पोस्ट इंडिपेंडेंस इस फील्ड में क्या हुआ, सेक्युलरिज्म की थॉट में क्या हुआ, सबसे फेमस 1993 का एसआर बोम्मई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर सेक्युलरिज्म कैसे एक कंपेनियन कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का, तो उसको डिस्कस करेंगे। सेक्युलरिज्म इंडियन डेमोक्रेसी में स्पेशली इन द फील्ड ऑफ पर्सनल लॉज कैसे प्ले आउट किया। फिर कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं और फाइनली एक फूड फॉर थॉट जो कि मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये जो डिस्कशन है थोड़ी सी कंसेप्चुअल होने वाली है और ये इस डिस्कशन से सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको जीएस मेंस और एसए के लिए हो सकता है, इसका जो मटेरियल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओरिजिन्स ऑफ सेक्युलरिज्म थे दोस्तों। सेक्युलरिज्म जो है उसका जो ओरिजिन है, इसको समझने के लिए आपको 15th, 16th, 17th, 18th सेंचुरी यूरोप की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, 1517 के अंदर 1517 के अंदर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन शुरू हुआ अगेंस्ट कैथोलिक चर्च। ये आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। होली रोमन एम्पायर थी, वो कैथोलिसिज्म जो थी वो प्रमोट करती थी। 1517 में 95 थीसिस लिखा मार्टिन लूथर ने, जिससे एक तरह से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन शुरू हुआ। ये 1517 में जो मार्टिन लूथर ने लिखा था 95 थीसिस, ये कैथोलिक चर्च के इंडल्जेंसेस के खिलाफ लिखा था। इंडल्जेंसेस एक लेटर होते थे जो कि आप खरीद सकते थे ताकि आपके सिंस जो हैं वो माफ हो जाएं। ये मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं क्योंकि इस हर चीज की डिटेल बहुत ज्यादा है। अपने आप में ये सब हिस्ट्री के बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। यहां पे सिर्फ सेक्युलरिज्म समझने के लिए जितना आपको बताने की जरूरत है उतना ही मैं बता रहा हूं। तो 1517 में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन शुरू हुआ और सीरीज ऑफ रिलीजियस वॉर्स जो है वो हुए 16th, 17th और 18th सेंचुरीज के अंदर। और इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण वॉर था वो था 30 इयर्स वॉर। अब 30 इयर्स वॉर क्या था? 30 इयर्स वॉर जो था वो बेसिकली एक रिलीजियस सिविल वॉर था बिटवीन द प्रोटेस्टेंट्स एंड द रोमन कैथोलिक्स। ठीक है, और ये वॉर शुरू कैसे हुआ था? ये शुरू हुआ जब होली रोमन एम्परर फर्डिनेंड II अपॉइंट हुए और उन्होंने रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी जो है उसको इंपोज करना शुरू किया इन हिज डोमेन्स। ठीक है, रोमन कैथोलिसिज्म जो है उसको फोर्स करना शुरू किया अपने लोगों पे जो कि उनके डोमेन में थे। और इसके रिस्पॉन्स में ये वॉर शुरू होता है जो कि 30 साल तक चलता है। और ये जो वॉर है ये भले ही शुरू एक रिलीजियस सिविल वॉर की तरह हुआ हो, लेकिन इट सून डेवलप्ड इनटू अ डेवास्टेटिंग स्ट्रगल फॉर द बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप। तो यूरोपियन पावर्स जो हैं वो आपस में पावर के लिए लड़ने लग गई। ठीक है, आर्मीज अमास करने लगी, रिसोर्सेज अमास करने लगी। ठीक है, और ये जो पूरा वॉर था ओरिजिन रिलीजन से हुआ, लेकिन ये एक फुल ब्लोन वन ऑफ द मोस्ट ब्लडीएस्ट वॉर्स इन यूरोपियन हिस्ट्री बन गया। लेकिन इस वॉर का एंड कैसे होता है? इस वॉर का एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वॉर का एंड होता है पीस ऑफ वेस्टफेलिया में। जिन लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री काफी अच्छे से प्रिपेयर कर रखी है जनरल स्टडीज के लिए, उन्होंने ये टर्म जरूर सुना होगा। और दूसरा, फिलॉसफी ऑप्शनल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सॉवरेनिटी जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तब पीस ऑफ वेस्टफेलिया जरूर सुना होगा। पीस ऑफ वेस्टफेलिया क्या था? 30 इयर्स वॉर के बाद ये जो यूरोपियन पावर्स थी
ये जो जिसका एपिसेंटर सेंट्रल यूरोप था, ये पावर्स मिलकर डिसाइड करती हैं कि हम एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर एस्टैब्लिश करेंगे जो कि सॉवरेनिटी पे बेस्ड होगा। हम एक दूसरे की पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए काम करेंगे और एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेंगे। हम सॉवरन स्टेट्स बन जाएंगे, ठीक है। और स्टेट्स के पास एक राइट टू सॉवरेनिटी होगा। राइट टू सॉवरेनिटी मतलब कि इंडिपेंडेंटली एज अ सेपरेट कंट्री एग्जिस्ट करने का राइट, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज पीस ऑफ वेस्टफेलिया ने घोषित करी, जो उससे निकल के आया, वो ये था कि इंटर स्टेट एग्रेशन को चेक किया जाएगा बाय बैलेंस ऑफ पावर, और एक नॉर्म इस्टेब्लिश किया जाएगा अगेंस्ट इंटरफेरेंस इन अनदर स्टेट्स डोमेस्टिक अफेयर्स। तो एक कंट्री जो है वो दूसरे सॉवरन स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ पीस ऑफ वेस्टफेलिया में, ठीक है। तो कुल मिला के 2-3 चीजें हुई। पहली ये कि सॉवरेनिटी का राइट होगा, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होगा अमंगस्ट सॉवरन स्टेट्स, और बैलेंस ऑफ पावर को यूज करके इंटर स्टेट एग्रेशन को चेक किया जाएगा और इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी एक दूसरे की सॉवरन स्टेट के अंदर, ठीक है। स्कॉलर्स जो हैं, ये जो 1648 का पीस ऑफ वेस्टफेलिया है जिसने वेस्टफेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी को एस्टैब्लिश किया, दिस इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम टुडे, जो हम और आप जिसमें जी रहे हैं, ठीक है। ये मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम सॉवरन स्टेट्स का traces its origin back to the Peace of Westphalia of 1648। बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीस ऑफ वेस्टफेलिया, जरूर पता होना चाहिए आप, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है कि 16th, 17th, 18th सेंचुरी के अंदर वहां पे रिलीजियस वॉर्स चल रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था 30 इयर्स वॉर, जिसमें प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। इसके बाद ये पीस ऑफ वेस्टफेलिया हुआ, सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आया, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। और धीरे धीरे ये आइडेंटिफाई किया गया स्पेशली बाय फिलोसोफर्स, जिसमें से सबसे प्रमुख फिलोसोफर थे जॉन लॉक, जिनको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनलाइटनमेंट एरा थिंकर्स, ठीक है। तो जॉन लॉक का जो थॉट था वो क्या था? जॉन लॉक को ये पता था कि जो ये हमारी हिस्ट्री है ऑफ रिलीजियस वॉर्स एंड स्पेशली द 30 इयर्स वॉर, इसके चलते इसकी जो मेमोरीज हैं ये बहुत ब्लडी मेमोरीज हैं, और जब तक एक स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन रहेगा तब तक स्टेट्स जो हैं वो रिलीजन के लिए वॉर पे जाएंगी। तो इसलिए स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन होना पीस के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, ठीक है। तो one predictable consequence of state sponsored religion was that states would go to war over religion। ऐसा philosophical thought जो है वो डेवलप हुआ 17th सेंचुरी के अंदर, जिसके एक तरह से लीडिंग लाइट आप जॉन लॉक कह सकते हैं। ये अभी ध्यान रहे, ये सिर्फ अभी थॉट है, एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे अभी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। जॉन लॉक से आगे मूव करते हैं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, ये जो सारी थॉट थी, क्योंकि वेस्टर्न फिलोसोफर्स इसमें इन्वॉल्व थे, उन लोगों ने ये कहा कि यार जब तक स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन रहेगा तब तक कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलीजन के पीछे वॉर करती रहेंगी, ठीक है। तो इससे डेवलप हुआ कुछ ना कुछ आइडिया सेक्युलरिज्म का। ध्यान रहे, सेक्युलरिज्म एज अ टर्म अभी तक नहीं बना है, सिर्फ उसकी थॉट चल रही है। तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म जो है ये क्या बना? वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म जो है ये क्रिस्टलाइज हुआ थ्रू द एफर्ट्स एंड वर्क्स ऑफ थॉमस जेफरसन, जो कि यूएस के वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रेसिडेंट्स में से थे। इनफैक्ट थॉमस जेफरसन का जो टूम्ब है उसमें उन्होंने लिखवाया था कि वन ऑफ द 3 मेजर अचीवमेंट्स ऑफ माय लाइफ इज, ये रिलीजियस फ्रीडम की जो लेजिस्लेशन स्टेट ऑफ वर्जीनिया में उन्होंने लिखी, ये उनकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट में से वो मानते थे। अब ये कॉन्सेप्ट क्या था? इसको हम जेफरसोनियन सेकुलरिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को क्रिस्टलाइज जो है वो जेफरसन ने किया और इसको इंप्लीमेंट भी कराया वाया द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या है सेकुलरिज्म का, ये जानते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टेनेट है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट का कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की कंप्लीट सेपरेशन होगी फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट, ठीक है। एक वॉल ऑफ सेपरेशन होगी रिलीजन और स्टेट के बीच में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिविजुअल्स के पास राइट होगा अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस होगा फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, और ये जो राइट है इसको सरकमस्क्राइब यानी कि रिस्ट्रेन किया जाएगा सिर्फ बाय द नीड फॉर पब्लिक ऑर्डर एंड द रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स ऑफ अदर इंडिविजुअल्स, ठीक है। कि
हम किसी एक इंसान के राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन पे इन्फ्रिंज तभी करेंगे अगर पब्लिक ऑर्डर ऐसा डिमांड करता है, या वो एक जाने का राइट किसी दूसरे के इक्वल राइट पे इन्फ्रिंज करता है। मैं एक रिलीजन फॉलो करना चाहता हूं, आप एक रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं। अगर मेरे फॉलो करने से आपका राइट एक अलग रिलीजन को फॉलो करने का इन्फ्रिंज हो रहा है, तब जरूरत है स्टेट को कि वो मेरा राइट रिस्ट्रेन करें। ठीक है, तो ये दो बेसिस पे, और ये मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी एनश्राइंड है, जब आपको पता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है फंडामेंटल राइट्स पे लगाई जाती हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाले पे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सेकुलरिज्म में बना, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट का जो पार्ट बना, वो ये था कि स्टेट जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेवलप हुए। अब जानते हैं टर्म सेकुलरिज्म कहां से आया, लेकिन उससे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं थॉमस जेफरसन जो हैं, उनका ये बहुत फेमस कोट है। सेकुलरिज्म पे आप कभी भी एस्से लिखें, आंसर लिखें, उसमें थॉमस जेफरसन का नाम जरूर आना चाहिए। ठीक है, इनका कोटेशन क्या था? इरेक्टिंग द वॉल ऑफ सेपरेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल इन अ फ्री सोसाइटी। एक फ्री सोसाइटी के अंदर चर्च और स्टेट के बीच में एक वॉल ऑफ सेपरेशन होना इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। ठीक है, बहुत फेमस कोट है। अब देखते हैं कि ये जो सेकुलरिज्म टर्म है ये कैसे डेवलप हुआ। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि 16, 17, 18 सेंचुरी के अंदर कैसे रिलीजियस वॉर्स की वजह से ऐसी भावना उत्पन्न हुई फिलोसोफर्स के दिमाग में कि हमें एक सेकुलरिज्म टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है, अगर हम वॉर्स को रोकना चाहते हैं। फिर ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है ये क्रिस्टलाइज हुआ थॉमस जेफरसन। इनफैक्ट अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थे, ये दोनों वर्ल्ड की फोरमोस्ट कंट्रीज थी जिन्होंने सेकुलरिज्म को एक्चुअली इंप्लीमेंट किया आफ्टर देयर रेवोल्यूशंस। ठीक है, अभी तक लेकिन ये जो टर्म है, ध्यान रहे, ये कॉइन नहीं हुआ है। अमेरिकन रेवोल्यूशन भी हो गया, फ्रेंच भी हो गया, ये थॉट भी आ गई, इसको जेफरसन ने इंप्लीमेंट भी करना शुरू किया, फर्स्ट अमेंडमेंट में भी लेकर आए, लेकिन ये जो टर्म है, ये जो सेकुलरिज्म टर्म है, ये कॉइन नहीं हुआ। ये कॉइन हुआ 1851 में। किसने किया? जॉर्ज जेकब होलियाके ने। ये एक इंग्लिश राइटर थे, इंग्लिश जर्नलिस्ट थे, ये कुछ कुछ लिखते रहते थे। इन्होंने ये टर्म कॉइन किया टू डिस्क्राइब हिज व्यूज of promoting a social order separate from religion। एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाने का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया जो कि रिलीजन से सेपरेटेड है, लेकिन ये जो सोशल ऑर्डर होगा ये बनेगा विदाउट एक्टिवली डिसमिसिंग और क्रिटिसाइजिंग रिलीजियस बिलीफ। यानी कि अगर आज हम और आप मिलके एक सोशल ऑर्डर, एक ग्रुप बना लें और मैं उसको नाम दे दूं कि हम सेकुलर हैं, हम सेकुलरिज्म प्रैक्टिस करेंगे, तो होलियाके ने भी ऐसा किया। उन्होंने ये कहा कि ये जो ग्रुप है ये रिलीजन से एसोसिएटेड नहीं होगा, दिस इज सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन, और हम किसी और की रिलीजियस बिलीफ को डिसमिस नहीं करेंगे और उसको हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन एक सोशल ऑर्डर बनाने की बात करी जॉर्ज जेकब ने थ्रू दिस टर्म सेकुलरिज्म। तो ये है टर्म की कॉइनेज, कि टर्म को कॉइन किसने किया। अब जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश कॉन्सेप्ट्स जो थे और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स जो थे वो थ्रू कॉलोनियलिज्म इंडिया में भी फ्लो किए और बाकी कॉलोनीज में भी फ्लो किए। तो इंडिया में भी सेकुलरिज्म, क्योंकि इंडिया एक डीपली मल्टी रिलीजियस सोसाइटी थी, ठीक है, हिंदुइज्म, जैनिज्म, इस्लाम, सिखिज्म, बुद्धिज्म, ये सब रिलीजन्स थे। तो कहीं ना कहीं एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी को ठीक तरीके से चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए सेकुलरिज्म के अराउंड भी डिबेट होनी शुरू हुई फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। तो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान आपको पता है कि रिलीजियस प्यूरिफिकेशन वो भी चल रहा था, रिफॉर्मेशन, जैसे राजा राम मोहन रॉय और ये सब लगे हुए थे सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स में। तो सेकुलरिज्म की डिबेट भी इंडिया में चलने लगी। तो इंडिया में जो सेकुलरिज्म की डिबेट चली वो दो ब्रॉड आइडियोलॉजिकल कॉन्टेस्ट चले कि इंडिया को क्या अपनाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों दो प्रॉपर सेट बनते हैं। पहला है मल्टीकल्चरलिस्ट व्यू ऑफ गांधी, नेहरू एंड टैगोर, और दूसरा है पर्टिकुलरिस्टिक व्यू ऑफ हिंदू राइट विंग। तो ये बेसिकली था कि स्टेट और रिलीजन के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए, इसके ऊपर लोगों ने अपने व्यू प्रकट किए। तो मल्टीकल्चरलिस्ट व्यू में सबसे इंपॉर्टेंट व्यू है जानना गांधी जी का और नेहरू का। ठीक है, और गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था वो था सर्वधर्म समभाव। ठीक है, यानी कि इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, सारे रिलीजन्स जो हैं दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली। और ये जो उनकी बिलीफ थी ये खुद दो चीजों पे बेस्ड थी। गांधी जी का ऐसा मानना था कि इंडिया एक डीपली रिलीजियस सोसाइटी है, इसलिए हम रिलीजन को पब्लिक लाइफ से टोटली सेपरेट नहीं कर सकते।
स्टेट और रिलीजन का कुछ रिश्ता तो रहेगा। पब्लिक लाइफ में रिलीजन को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, उसको एक इंटायरली प्राइवेट मैटर नहीं बनाया जा सकता, ऐसा गांधी जी का मानना था। और दूसरा जो उनका बिलीफ था वो ये है कि हर इंसान का जो धर्म है वो उसके लिए बहुत जरूरी है, और क्योंकि ये जरूरी है इसीलिए वो दूसरों के इस धर्म को भी रिस्पेक्ट करेगा। अगर मैं अपने धर्म को अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं तो मैं दूसरे को उसका जो धर्म है उसको प्रैक्टिस करने की जो उसकी इच्छा है, ठीक है, उसको भी मुझे समझना चाहिए और उस चीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो गांधी जी के ये दो डीप बिलीफ्स थे जिनके बेसिस पे उन्होंने कहा कि हमें सर्वधर्म समभाव से चलना चाहिए और पब्लिक लाइफ में रिलीजन का एक रोल होना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक डीपली रिलीजियस सोसाइटी है। ठीक है, अब गांधी जी से थोड़ा सा अलग व्यू था नेहरू जी का। तो नेहरू जी क्या कह रहे थे कि रिलीजन जो है वो एक प्राइवेट मैटर हो जाना चाहिए, ठीक है, एंड इट शुड नॉट प्ले अ रोल इन गाइडिंग पब्लिक लाइफ। और इस तरह की नेहरू जी की जो थॉट है वो कहीं ना कहीं ट्रेस की जा सकती है उनकी जो थोड़ी सोशलिस्टिक अलाइनमेंट थी, जहां पे रिलीजन को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। और दूसरा, नेहरू जी को यह भी लगता था कि डीपली रिलीजियस सोसाइटी है, अगर रिलीजन पब्लिक लाइफ में रोल प्ले करने लग गया तो क्या पता स्टेट इस ग्राउंड्स को यूज करके डिस्क्रिमिनेट करने लग जाए, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। तो नेहरू जी का व्यू था, गांधी जी का व्यू था, ऐसे टैगोर जी ने भी अपना कुछ मल्टीकल्चरलिस्ट व्यू दिया था, जो कि जानना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि गांधी और नेहरू के व्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एस्से वगैरह लिखने के लिए आ जाए। अब दूसरे खेमे में क्या चल रहा था, हिंदू राइट विंग वाले ये सोच रहे थे कि इंडियन और वेस्टर्न सोसाइटी में एक खास डिफरेंस है और इस डिफरेंस की वजह से हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है उसको इंटायरली अडॉप्ट नहीं कर सकते। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि वेस्टर्न सोसाइटी जो है वो एक इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है, इट इज केपेबल ऑफ इंडिविजुएशन। ठीक है, कि इंडिविजुअल्स जो है वो अपनी अपनी लाइफ, रिलीजन को एक प्राइवेट मैटर बना सकते हैं और इंडिविजुअलिटी की भावना बहुत ज्यादा है वहां की सोसाइटीज में। पर इंडिया जो है वो एक बेसिस, वो एक कॉमन आइडेंटिटी, एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी है इंडिया के लोगों में, और ये कॉमन आइडेंटिटी का जो मार्कर है वो सिर्फ रिलीजन से आ सकता है, वो कास्ट से नहीं आ सकता क्योंकि कास्ट तो बहुत सारी हैं, वो सिर्फ रिलीजन से आ सकता है। ऐसा हिंदू राइट विंग का मानना था और इसी के बेसिस पे वो नेशन बनाना चाह रहे थे। ठीक है, गांधी और नेहरू का अपना कॉन्सेप्ट था, वो नेशन को उस हिसाब से बनाना चाह रहे थे। हिंदू राइट विंग का अपना कॉन्सेप्ट था, वो उस हिसाब से बनाना चाह रहे थे। दोस्तों यहां गलत सही कुछ नहीं है, मैं यहां पे ये ड्रॉ नहीं करना चाह रहा कि एक व्यू इज बेटर देन द अदर व्यू। यहां पे मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि फैक्ट्स क्या है, कौन क्या सोच रहा था। तो ये जो आइडियोलॉजिकल कॉन्टेस्ट हुआ इंडिया के अंदर, उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस जो है वो डोमिनेंस में थी, गांधी जी का ओपिनियन जो था वो काफी इन्फ्लुएंशियल रहा और इंडिया ने अडॉप्ट किया एक फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म जो कि काफी अलाइन करता था गांधी और नेहरू के व्यू से। ठीक है, और इंडियन सेकुलरिज्म के फीचर्स क्या थे? सबसे पहला, स्टेट शैल परमिट फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिसिंग एनी रिलीजन। ठीक है, स्टेट शैल नॉट एसोसिएट विद एनी पर्टिकुलर रिलीजन। और तीसरा, स्टेट जो है वो सारे फेथ्स को इक्वली ऑनर करेगा। तीसरा पॉइंट है, जो पहला और जो दूसरा पॉइंट है ये काफी सिमिलर है टू वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, लेकिन जो थर्ड पॉइंट है दैट इज एन इनोवेशन ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। अब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के अंदर आप समझिए कि स्टेट और चर्च की टोटल सेपरेशन है, देयर इज अ वॉल ऑफ सेपरेशन। लेकिन हमने जो कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया इन लाइट ऑफ गांधी जीज व्यू, सर्वधर्म समभाव, इंडिया इज अ डीपली रिलीजियस सोसाइटी, हर इंसान के लिए रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मद्देनजर रखते हुए यह डिसाइड हुआ कि स्टेट जो है वो सारे फेथ्स को इक्वली ऑनर करेगा। ठीक है, तो ये परिभाषा जो है इसको अडॉप्ट किया गया। अब मैं यहां पे आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि हाल भले ही ये परिभाषा जो है वो हमने अडॉप्ट की, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरह के राइट्स एनश्राइन कर दिए, लेकिन कहीं पे भी हमने सेकुलर या सेकुलरिज्म वर्ड जो है वो यूज नहीं किया अंटिल 1970s जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ स्वरण सिंह कमेटी हमने सेकुलर वर्ड को प्रियम्बल में डाल दिया। ठीक है, और तब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड आया सेकुलर, लेकिन वो टर्म जो है वो डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इस टर्म की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है, इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म या सेकुलर को कैसे डिफाइन करें। तो दोस्तों इसके लिए हम चलते हैं 27 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट एक केस सुन रहा था रोल ऑफ रिलीजन इन इलेक्शनियरिंग पे।
ठीक है, इलेक्शंस के अंदर रिलीजन क्या कैसे यूज कर रहे हैं लोग, कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसके रिलेटेड कुछ केस चल रहा था, जिसके चलते दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा कि क्या सेकुलरिज्म का मतलब कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स है। तो इस केस में बेंच ने कंक्लूड किया, इस क्वेश्चन पे ये कंक्लूड किया कि सेकुलरिज्म जो है इट डज नॉट मीन कि जो स्टेट है इट शुड स्टे अलूफ फ्रॉम रिलीजन, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है सेकुलरिज्म का कि स्टेट जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट दे टू एवरी रिलीजन। ये है हमारा वर्जन ऑफ सेकुलरिज्म, ये है इंडियन सेकुलरिज्म, ठीक है। और बेंच ने ऐसा इसलिए कहा, मतलब दे डेविएटेड फ्रॉम द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, अगर आप यहां पे नोट करें, ठीक है। और ऐसा इसलिए कहा कि रिलीजन और कास्ट जो है वो हमारी सोसाइटी के, पॉलिटी के बहुत वाइटल एस्पेक्ट्स हैं, एंड इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल टू कंप्लीटली सेपरेट देम फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी सुप्रीम कोर्ट की। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 1993 की एसआर बोमई जजमेंट, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने रीइटरेट किया एसआर बोमई जजमेंट को, ठीक है। एसआर बोमई जजमेंट में ऐसा क्या था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रीइटरेट किया? एसआर बोमई 1993 का जो केस था उसमें 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हुई। पहली, ये सेकुलरिज्म जो है इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया गया। बेसिक स्ट्रक्चर क्या था? बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस, बहुत अगेन वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क केसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया और 1993 में सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया गया, एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी अमेंडेड बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं किया जा सकता, ऐसा केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज जो एमिनेट करती है एसआर बोमई केस से, वो ये है कि सेकुलरिज्म जो है वो एक प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस से डिराइव करता है अपनी पावर, एंड इट इंश्योर्स द इक्वालिटी ऑफ रिलीजन्स। सर्वधर्म समभाव, अगेन बैक टू गांधी, ठीक है। सेकुलरिज्म जो है वो टॉलरेंस और इक्वालिटी के प्रिंसिपल से डिराइव होता है, ऐसा कोर्ट ने कहा। तीसरा, कोर्ट ने यह कहा कि इंडिया में कोई भी रिलीजन जो है इट विल नॉट बी एट रिस्क इन अ सेकुलर इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इट विल नॉट बी अलाइंड टू रिलीजन। गवर्नमेंट कोई रिलीजन प्रमोट नहीं करेगी सेलेक्टिवली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर देगी या कुछ। तो क्योंकि हमारा कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन नहीं है, स्टेट रिलीजन नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट कोई रिलीजन से अलाइंड नहीं है। ऐसा नहीं है वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट करना चाह रही है। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि कोई भी रिलीजन जो है वो रिस्क पे नहीं होगा इन सेकुलर इंडिया। फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्टिस रामास्वामी जो कि बेंच पे थे एसआर बोमई केस के, उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के अंदर बहुत खास कनेक्शन है। सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट हमें चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो सही से काम करे और मार्जिनल ग्रुप्स को सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले। इसके लिए भी सेकुलर स्टेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक डेमोक्रेसी में रिलीजियस माइनॉरिटीज को सेकंड क्लास सिटीजन्स बना देंगे तो सोशल और इकोनॉमिक नीड्स की रियलाइजेशन जो है ये भी बहुत हैम्पर हो सकती है और आपकी डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग जो है वो अपने आप में एक अंडर थ्रेट आ सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी सुप्रीम कोर्ट की इन एसआर बोमई केस, जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा और क्लियर होता जा रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर हम 16, 17, 18 सेंचुरी यूरोप से चले, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, फिर इंडिया में डिबेट हुई, डिबेट के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस एक थॉट डेवलप हुई, लेकिन डिफाइन नहीं किया गया। फिर 70s के अंदर 42nd अमेंडमेंट से सेकुलर को प्रियम्बल में घुसाया गया। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस शुरू हो गई। एसआर बोमई 1993 में सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर बना देता है और कुछ टेनेट्स डिफाइन करता है सेकुलरिज्म के। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ये पूछता है कि सेकुलरिज्म क्या है, वो भी ये रीइटरेट करता है कि सर्वधर्म समभाव, इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, हमें एक स्टेट रिलीजन नहीं बनाना चाहिए, सबको समानता से ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो ये थी बात एसआर बोमई केस की। अब ये जानते हैं, जिसके ऊपर मैं खासकर रिफ्लेक्ट करना चाहता हूं इस वीडियो में, कि सेकुलरिज्म कैसे एक कंपेनियन कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का। क्यों सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी के लिए सेकुलरिज्म जरूरी है, सेकुलरिज्म के लिए डेमोक्रेसी जरूरी है। सेकुलरिज्म जो है वो अपनी पावर जो है वो डिराइव करता है फ्रॉम द कोर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, जो कि खुद बेसिस है डेमोक्रेसी का, ठीक है। तो अगर आप
सेकुलरिज्म, अगर आप इक्वालिटी के प्रति आपकी कमिटमेंट नहीं है तो आपकी कभी भी सेकुलरिज्म के प्रति कमिटमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, तो लॉजिकली देयर इज नो रीजन व्हाई अ सोसाइटी शुड बी कमिटेड टू सेकुलरिज्म अनलेस इट इज कमिटेड बिफोर हैंड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म जो है ये एक जस्ट स्टेट के कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट्स हैं। स्टेट जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस बिटवीन इंडिविजुअल्स, और दूसरा बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटीज वो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस जो है वो इंश्योर करे। ठीक है, तो तभी एक जस्ट स्टेट आप बना सकते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी जो है, अगर आप बात करें कि इंडिविजुअल्स का इक्वल राइट होना चाहिए टू सर्टेन गुड्स, जैसे 1 पर्सन 1 वोट हो गया, ठीक है, तो वो चीज डेमोक्रेसी इंश्योर करती है। लेकिन जस्टिस की जो दूसरी इंपॉर्टेंट डिमांड है कि रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं वो जस्ट बिकॉज वो एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करते हैं वो डिसएडवांटेज फील ना करें और इनकी इक्वल मॉरल स्टैंडिंग हो, इस चीज को इंश्योर करता है सेकुलरिज्म। तो इक्वल राइट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स को इंश्योर करता है डेमोक्रेसी, और इक्वल राइट ऑफ डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज को इंश्योर करता है सेकुलरिज्म। इसलिए ये दोनों कंपेनियन कॉन्सेप्ट्स कहे जाते हैं। ठीक है, अब ये जानते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर इन द फील्ड ऑफ पर्सनल लॉज सेकुलरिज्म कैसे प्ले हुआ, जिसके मतलब ये मेन कंट्रोवर्सीज जो हैं जो चलती रहती हैं सेकुलरिज्म को लेकर। आर्टिकल 25 जो है वो गवर्नमेंट को पावर देता है टू इंटरवीन इक्वली इन ऑल रिलीजन्स इन परसूट ऑफ सोशल रिफॉर्म। लेकिन हिंदू राइट विंग का ये कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो सेलेक्टिव इंटरवेंशन करती है। हिंदू लॉज जो है वो तो रिफॉर्म कर दिए लेकिन मुस्लिम लॉज आपने रिफॉर्म नहीं किए। ठीक है, इस सेलेक्टिव इंटरवेंशन की वजह से हिंदू राइट विंग का कहना है, खास बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जो है वो सूडो सेकुलर है। और सेकुलरिज्म अगर इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स है तो माइनॉरिटी राइट्स और रिटेंशन ऑफ पर्सनल लॉज एक वायलेशन है उस इक्वालिटी का। ये बिल्कुल जस्ट क्रिटिसिज्म है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में हुआ, शाह बानो केस 1985, जो कि राइट विंग वाले एग्जांपल के तौर पे देते हैं, एग्जांपल ऑफ सूडो सेकुलरिज्म ऑफ कांग्रेस। तो शाह बानो केस क्या था? 62 ईयर ओल्ड एक डाइवोर्सी थी, 1978 में डाइवोर्स हुआ, सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ। केस के डिसीजन में जो शाह बानो थी उनको राइट मिला टू एलिमनी। एलिमनी बेसिकली होती है कि खर्चा, ठीक है, डाइवोर्स के बाद। बट गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन ला के सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया आफ्टर कमिंग इनटू प्रेशर फ्रॉम इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी और वोट बैंक पॉलिटिक्स। ठीक है, अब इसके चलते, इसके रिस्पॉन्स में जब ये लेजिस्लेशन लेकर आए तब डेमोन्स्ट्रेशंस हुआ, दोनों राइट विंग और लेफ्ट विंग ने किया। राइट विंग ये चाह रहा था कि पर्सनल लॉज जो हैं उनको सबऑर्डिनेट बना दिया जाए टू यूनिफॉर्म सिविल कोड टू सिक्योर बेसिक राइट्स फॉर विमेन, क्योंकि यहां पे विमेन, एक मुस्लिम विमेन का राइट इन्फ्रिंज हो रहा था। लेफ्ट ने कहा कि ये जेंडर जस्टिस के खिलाफ है, ये जो बिल है ये रिग्रेसिव है और ये वायलेटिव है ऑफ जेंडर जस्टिस। तो दोनों राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों ने डेमोन्स्ट्रेशंस किए। तो इस तरह से ब्रॉडली और भी काफी इंसिडेंट्स हैं, मैंने आपको बिल्कुल लैंडमार्क, बिल्कुल जो कोर है, क्रक्स है इसका, वो बता रहा हूं कि सेकुलरिज्म इंडियन डेमोक्रेसी में काफी सेलेक्टिवली प्ले हुआ ड्यू टू प्रेशर ऑफ पॉपुलर पॉलिटिक्स। ठीक है, अब यहां पे मैं ना ही किसी एक पार्टी की कोई गलती नहीं गिना रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि selective usage of this concept, this is the bane of Indian democracy, this is the problem in Indian democracy कि इस concept को बहुत selectively use किया गया है, apply किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस पूरी डिबेट के चलते अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या है, मतलब अब हमने देख लिया कि कॉन्सेप्ट का ओरिजिन क्या था, इंडिया में डिबेट क्या थी, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे सेकुलरिज्म डिफाइन करने की कोशिश करी, इंडियन डेमोक्रेसी में सेकुलरिज्म किस तरह से प्ले आउट किया। ठीक है, अब इसके कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या हैं जो कि हमारे एस्से और आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात समझने वाली यह है कि सेकुलरिज्म जो है वो विद इन रिलीजियस ग्रुप्स के अंदर जो इनइक्वालिटी या इनजस्टिस हो रहा है उससे उसका लेना देना नहीं है। सेकुलरिज्म इज कंसर्न्ड अबाउट कि इंटर रिलीजियस हार्मनी जो है, मतलब एक रिलीजियस कम्युनिटी और दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी जो है, इनके बीच में आपस में डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिलीजियस ग्रुप्स। सेकुलरिज्म एक इक्वालिटी का प्रिंसिपल है, एक इक्वालिटी का फॉर्म है कि डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में इक्वालिटी रहे। तो पहली बात ये। दूसरा, सेकुलरिज्म जो है ये एक स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक एडजंक्ट कॉन्सेप्ट है, ये एक एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। तीसरा, इंडिया में सेकुलरिज्म को प्रेजेंट किया जाता है एज ऑपोजिट ऑफ कम्युनलिज्म, जो कि एक बहुत गलत धारणा है।
सेक्युलरिज्म इज द एक्चुअल ऑपोजिट ऑफ थियोक्रेसी। अगर एक स्टेट जो है वो एक रिलीजन के साथ एसोसिएट हो जाए, वो डिक्लेयर कर दे कि हमारा ये स्टेट रिलीजन है, जैसे कि पाकिस्तान ने किया है कि इस्लाम हमारा एक स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट प्रमोटेड स्टेट रिलीजन है, तो सेक्युलरिज्म इस चीज का ऑपोजिट है कि आप एक थियोक्रेटिक स्टेट नहीं बनाएंगे, आप एक सेक्युलर स्टेट रहेंगे, आप किसी एक रिलीजन के साथ अलाइन नहीं करेंगे। फोर्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्युलरिज्म को जो मॉडर्न डे चैलेंज है, इट डज नॉट कम फ्रॉम पर्सनल फेथ और रिलीजन, इट कम्स फ्रॉम रिलीजियस ग्रुप्स जो कि पावर हंग्री हैं, जो कि स्ट्रगल फॉर पावर में लगे हैं और अगेंस्ट पावर एंड डोमिनेशन में लगे हैं। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म एज एन आइडियोलॉजी को चैलेंज वहां से आ रहा है, ना कि किसी के पर्सनल फेथ या रिलीजन से आ रहा है। फिफ्थ, सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को अंडरमाइन करने से सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो डेमोक्रेसी को है, क्योंकि अगर आप सेक्युलरिज्म डिनाई कर देते हैं, अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटीज को उनके राइट्स, इनको इक्वालिटी से ट्रीट नहीं करते हैं, तो ये चीज और ज्यादा क्लियरली हाईलाइट करती है द इंटरसेक्शंस बिटवीन रिलीजन एंड सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, जो कि राजेंद्र सचर कमेटी ने हाईलाइट करी थी कि मुस्लिम कम्युनिटी की जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो कितने बैकवर्ड हैं। ठीक है, और अगर आप सेक्युलरिज्म भी डिनाई कर देंगे तो एक तरह से आपने डी फैक्टो उन रिलीजियस माइनॉरिटीज को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया है, एंड दिस इज वेयर द रियल थ्रेट टू डेमोक्रेसी विल अराइज, अगर आप ऐसा कर देंगे तो दोस्तों ये कुछ सोचने के लिए चीजें हैं और कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं, और ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए सोचने के लिए कि क्या सेक्युलरिज्म जो है, इज इट अप्रोप्रिएट फॉर इंडिया? आज की डेट में जो चल रहा है, सेक्युलरिज्म इतना ज्यादा डिबेटेड, इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल वर्ड बन गया है, क्या ये कॉन्सेप्ट अप्रोप्रिएट है या नहीं इंडिया के लिए? और अगर ये है तो इसको एडिक्वेट कैसे बनाया जाए टू काउंटर द वेव ऑफ कम्युनलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट्स। चाहे आप राइट विंग हैं, चाहे आप लेफ्ट विंग हैं, चाहे आप हिंदुत्ववादी हैं, चाहे आप हिंदुत्ववादी नहीं हैं, आप इस चीज पे अग्री करेंगे कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट और इंडियन सोसाइटी की कम्युनलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सेक्युलरिज्म जो है वो लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करना चाहिए। लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे रिवाइव करके इसको इफेक्टिव बनाएं, दैट इज द डिबेट ऑफ 21st सेंचुरी इंडिया, दैट इज द डिबेट फॉर 2019 एंड 2020 कि भाई हम सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को कैसे स्ट्रांग बनाएं ताकि वो इफेक्टिवली इन दो चैलेंजेस से डील कर सके। ठीक है, तो दोस्तों ये था फूड फॉर थॉट, इसके बारे में आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, और जाने से पहले बताना चाहूंगा कि इस पीडीएफ को, लेक्चर के पीडीएफ को आप डाउनलोड कर पाएंगे मेरे फेसबुक ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल से, दोनों का ही नाम आईएएस प्रेप विद मोहित है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, और भी मैं आने वाले टाइम में वीडियोस लेकर आऊंगा। तो स्टडी वेल, वर्क हार्ड, और इस इशू को थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में सोच के देखें कि सेक्युलरिज्म हमें किस फॉर्म का चाहिए, हमें किस फॉर्म का सेक्युलरिज्म इंडिया में चल सकता है कि हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कम्युनलाइजेशन जो है इंडियन सोसाइटी की वो प्रोटेक्ट कर सके। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट एंड वर्क हार्ड। थैंक यू सो मच।